हेलो रीडर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोज कमेंट बॉक्स में देखती हूँ कि सभी का यही कमेंट होता है कि मैं एक ही चैप्टर क्यों डालती हूँ। तो मैं सभी आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मुझे अपनी क्लासेस और एग्जाम की तैयारी में भी करनी पड़ती है। इसलिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है चैप्टर डालने का। मैं रोज एक चैप्टर ही डाल पाती हूँ, लेकिन अब से मैं कोशिश करूंगी कि चैप्टर थोड़ा बड़ा रखूं। आज का चैप्टर मैंने रोज से काफी बड़ा रखा है। आई होप कि आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे। हैव अ गुड डे, स्माइलिंग फेस। अब तक हमने देखा कि अंजलि दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल राजीव अग्रवाल को कॉल करके अभिक के बारे में आज हुई सारी घटना बताती है। प्रिंसिपल राजीव और कोई नहीं बल्कि अंजलि के पापा थे। अंजलि काफी गुस्से में थी और वह गुस्से में ही अभिक के साथ कुछ गलत करने का सोचकर कॉल कट कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ ललित जी, अनीता जी और विनय जी तीनों दिल्ली के सिटी हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे। तभी अनीता जी अभिक को कॉल करती हैं और विनय जी की तबीयत के बारे में बताती हैं। तब अभिक उनके सिम्टम्स सुनकर समझ जाता है कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। इसलिए अभिक खुद हॉस्पिटल आने का बोलकर कॉल काट देता है। अब आगे अनीता जी, विनय जी और ललित जी तीनों दिल्ली सिटी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। वह लोग जाते ही रिसेप्शन काउंटर पर जाकर वहां पर विनय जी की इंफॉर्मेशन लिखवाते हैं और उसके बाद डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। उनकी अपॉइंटमेंट लगभग 1 घंटे बाद की थी, इसलिए वह लोग वही वेटिंग एरिया में बैठकर अपने नंबर आने का इंतजार करने लगते हैं। तो वही दूसरी तरफ होटल में अभिक के जल्दी से हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी होने लगता है। अभिक फटाफट रेडी होकर रूम लॉक करके बाहर चला जाता है। अभिक लिफ्ट से होते हुए होटल से बाहर निकालकर टैक्सी बुक कर लेता है और दिल्ली सिटी हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। अभिक की टैक्सी द होटल सिल्वर मून की बिना भीड़ वाली सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थी और दिल्ली सिटी हॉस्पिटल की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। अभिक को अपने मौसा जी की हालात जानकर काफी घबराहट हो रही थी। वह समझ रहा था कि विनय जी को क्या परेशानी है, लेकिन अभिक अभी उन्हें बिना देखे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए अभिक अपने मन को शांत रखते हुए पहले हॉस्पिटल जाकर अपने मन के बहम को दूर करने के बारे में सोचता है। लगभग 20 मिनट बाद अभिक दिल्ली सिटी हॉस्पिटल पहुंच चुका था। आज हॉस्पिटल के गेट के बाहर काफी सारे रिपोर्टर्स, पुलिस और बहुत भीड़ जमा थी। अभिक ये सब देखकर हैरान होता है, लेकिन फिर से उसे लगता है कि शायद कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, इसलिए यहाँ इतनी भीड़ है। और अभिक उस भीड़ को इग्नोर करके हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है। तभी उसकी नजर स्ट्रेचर पर लेटे कुछ लोगों पर जाकर रुकती है। अभिक उन लोगों को देखते हुए अपने होठों में बुदबुदाया, केशव और उसके आदमी। अभिक के मुंह से निकले ये शब्द सुनकर वहां खड़े पुलिस इंस्पेक्टर अभिक के पास आ जाते हैं और अभिक को देखते हुए कहते हैं, सुनो लड़के, क्या तुम इन लोगों को जानते हो? अभिक अपने पीछे से आ रही आवाज को सुनकर पीछे पलट कर देखा है तो उसे एक जाना पहचाना चेहरा अपने सामने दिखाई देता है और वह तुरंत ही अपने पीछे खड़े इंस्पेक्टर को देखकर मुस्कुराते हुए इंस्पेक्टर से बोल, हेलो इंस्पेक्टर राठी, कैसे हैं आप? अभिक के मुंह से अपना नाम सुनकर इंस्पेक्टर राठी अभिक को हैरानी से देखने लगते हैं। उन्हें अभिक का चेहरा कुछ जाना पहचाना तो लग रहा था, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने अभिक को देखा कहाँ है। इसलिए वह हैरानी से ही अभिक को देखते हुए बोले, कौन हो तुम और मुझे कैसे जानते हो? अभिक इंस्पेक्टर राठी का सवाल सुनकर ज्यादा हैरान नहीं हुआ था, क्योंकि जब अभिक का एक्सीडेंट हुआ था उसकी हालत ज्यादा ठीक नहीं थी, लेकिन एक्सीडेंट के बाद से तो अभिक का पूरा हुलिया ही बदल चुका था। अभिक का केवल हुलिया ही नहीं बल्कि अभिक पूरा ही बदल चुका था। उसका कॉन्फिडेंस, उसका एटीट्यूड और उसका शरीर भी। अभिक को देखकर जाहिर सी बात है कि इंस्पेक्टर राठी उसे पहचान नहीं सकते थे। इसलिए अभिक खुद ही इंस्पेक्टर राठी को अपने बारे में बताते हुए बोला, इंस्पेक्टर राठी, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं अभिक, अभी कुछ टाइम पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो आपने ही मेरा कैसे हैंडल किया था और मैं 1 हफ्ते कोमा में भी रहा था। अभिक की बात सुनकर इंस्पेक्टर राठी कुछ याद करते हैं। कुछ देर बाद ही इंस्पेक्टर राठी के चेहरे के एक्सप्रेशन से एकदम बदल चुके थे और वह अभिक को बड़े ही अजीब तरीके से देख रहे थे। अभिक को उनकी नजरों की तपिश खुद पर महसूस हो रही थी। इंस्पेक्टर राठी तो अभिक को अपने सामने एकदम हट्टा कट्टा और पहले से कहीं ज्यादा अच्छा देखकर उसे पहचान नहीं पाए थे, लेकिन उसका नाम सुनते ही उन्हें सब याद आ गया था। अभिक के नाम को वह भला कैसे भूल सकते थे? आखिर उनकी जिंदगी का पहला ऐसा केस था जिसमें कोई इंसान मर के भी 2 बार जिंदा हो गया हो, तो ऐसे इंसान के नाम को कौन ही भूल सकता था। इसलिए इंस्पेक्टर राठी भी अभिक को तुरंत ही पहचान कर मुस्कुराते हुए अभिक से बोले,
अच्छा तुम हो, वैसे अच्छा लग रहा तुम्हें सही सलामत देखकर, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा मतलब है यहाँ अस्पताल में क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर राठी की बात सुनकर अभिक बोला, कुछ नहीं इंस्पेक्टर, मेरी माँ और मौसा जी को लेकर हॉस्पिटल आई थी। उन्हें कुछ प्रॉब्लम है और मैं इस टाइम पर दिल्ली में ही था तो मैं भी आ गया। अभिक का जवाब सुनकर इंस्पेक्टर राठी हाँ मैं अपनी गर्दन हिलते हैं और फिर कुछ देर रुककर अभिक से कहते हैं, वैसे मैंने अभी तुम्हें कुछ बोलते हुए सुन था। तुम इन स्ट्रेचर पर लेटे हुए लोगों के बारे में कुछ कह रहे थे। तुमने ऐसा कुछ कहा था, केशव और उसके आदमी, क्या तुम इन सबको जानते हो? उद्धरण चिन्ह। इंस्पेक्टर राठी की बात सुनकर अभिक को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। अभी अभिक कुछ सोच ही रहा था कि तभी इंस्पेक्टर राठी की एक बार फिर आवाज आती है, अगर तुम इनके बारे में कुछ भी जानते हो तो हमें बता सकते हो। हम तो सुबह से इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनके चेहरे इतने ज्यादा बिगड़े हुए हैं कि हम इनकी शिनाख्त भी नहीं कर पा रहे। इसमें से 4 लोगों की तो मौके पर मौत हो गई, बस अब ये 3 ही बचे हैं और इनमें से किसी की भी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। समझ नहीं आ रहा कि ये इनके साथ हुआ क्या है। इंस्पेक्टर राठी की बात सुनकर अभिक बोला, हाँ इंस्पेक्टर मैं इन्हें जानता हूँ। लेकिन अभिक इससे आगे कुछ बोल पाता तभी इंस्पेक्टर राठी के पास डॉक्टर आ जाते हैं। इंस्पेक्टर राठी के पास आकर डॉक्टर बोलना शुरू करते हैं, देखिए इंस्पेक्टर, हमने इन लोगों की बॉडी को अच्छे से एग्जामिन किया है और हमें इनकी बॉडी से रेबीज और हनी बीज मधुमक्खी के पॉइजन मिले हैं। आई थिंक इन सभी पर जंगली जानवरों ने हमला किया है। अचानक ही डॉक्टर के आने से अभिक और इंस्पेक्टर राठी की बातों का सिलसिला बीच में ही रुक जाता है और वह दोनों ही डॉक्टर की तरफ घूमकर डॉक्टर की बातें सुनाने लगते हैं। डॉक्टर की बातें सुनकर इंस्पेक्टर राठी डॉक्टर से बोले, लेकिन डॉक्टर शून्य पाठक, इतने सारे लोगों पर अचानक ही जंगली जानवर क्यों हमला करेंगे? और जहाँ पर इन लोगों पर हमला हुआ है वहाँ आसपास कुछ घर बने हुए हैं, लेकिन वहाँ के लोगों ने कोई भी आवाज नहीं सुनी। उन लोगों ने कुछ भी ऐसा नहीं सुना और ना ही देखा है, तो फिर कैसे? इंस्पेक्टर राठी की बात सुनकर डॉक्टर पाठक अपने हाथ में ली हुई फाइल से अपनी नजर हटाकर इंस्पेक्टर राठी की तरफ देखने लगते हैं और इंस्पेक्टर राठी भी अपनी बात का जवाब सुनने के लिए डॉक्टर पाठक को देख रहे थे। तभी डॉक्टर पाठक अपनी बात आगे बढ़ते हुए बोले, देखिए इंस्पेक्टर राठी, हम तो वही बता रहे हैं जो रिपोर्ट्स में आया है। अब छानबीन करना तो आपका काम है ना। इतना कहकर जैसे ही डॉक्टर पाठक इंस्पेक्टर राठी के बराबर में खड़े लड़के को देखते हैं तो अभिक से कहते हैं, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? मुझे तुम कुछ जाने पहचाने लग रहे हो। डॉक्टर पाठक की बात सुनकर इंस्पेक्टर राठी डॉक्टर पाठक को अभिक के बारे में बताते हुए बोले, अरे डॉक्टर शून्य पाठक, ये वही लड़का है जिसका अभी कुछ दिन पहले अपने मेडिकल केस हैंडल किया था, जो 2 बार मर के जिंदा हो गया था। ये वही लड़का है अभिक। इंस्पेक्टर राठी के मुंह से अभिक के बारे में जिक्र सुनकर और अभिक को अपने सामने देखकर डॉक्टर पाठक अभिक को देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि अभिक को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि अभी कुछ दिन पहले वह इंसान कोमा में रहा होगा या फिर उसका कोई खतरनाक एक्सीडेंट हुआ होगा और यहाँ तक कि वह मर भी गया होगा। अभी को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी खाते पीते घर का एकदम लंबा चौड़ा और फर्स्ट क्लास, बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो की तरह लग रहा था। डॉक्टर पाठक भी अभिक को एकदम ठीक ठाक अपने सामने देखकर अपने मन में बोले, मुझे तो पहले ही लगा था कि इस लड़के में कुछ तो अलग बात है। एक तो उसने हफ्ते भर में ही इतनी भयंकर एक्सीडेंट से रिकवरी कर ली और 2 बार तो मौत से भी लड़कर आ गया और अब हमारे सामने ऐसे खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी अभिक की आवाज सुनकर डॉक्टर पाठक होश में आते हुए अभिक की तरफ देखते हैं। अभिक भी डॉक्टर पाठक को देखते हुए बोला, हेलो डॉक्टर शून्य, कैसे हैं आप? अभिक की बात सुनकर डॉक्टर पाठक मुस्कुरा कर बोले, मैं तो ठीक हूँ और मुझे तुम भी ठीक ही लग रहे हो, लेकिन तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? डॉक्टर पाठक की बात सुनकर अभिक ने डॉक्टर पाठक को भी वही बताता है जो उसने अभी थोड़ी देर पहले इंस्पेक्टर राठी को बताया था। तो अभिक की बात सुनकर डॉक्टर पाठक भी हाँ मैं अपना सर हिला देते हैं। तभी इंस्पेक्टर राठी डॉक्टर पाठक को देखते हुए बोला, डॉक्टर शून्य, अभिक इन लोगों के बारे में कुछ जानता है। अभिक, अभी तुम मुझे बता रहे थे ना कि तुम इन लोगों को जानते हो, तो तुम मुझे बताओ तुम क्या जानते हो इनके बारे में? इंस्पेक्टर राठी की बात सुनकर अभिक कुछ पल रुक कर बोला, हाँ इंस्पेक्टर, मैं इन्हें जानता हूँ। मैंने इस इंसान को कल ही देखा था। जब मैं अपने होटल जा रहा था तब यह आदमी सड़क पर एक लड़की को परेशान कर रहा था। मैं तो वहाँ से उस लड़की को अपने बचाकर अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन इस इंसान ने मुझे अपने बारे में बताया कि ये दिल्ली का कोई केशव भाई है और यह मुझे मार डालेगा और जितने इसके साथ के बाकी लोग हैं वह इसके गुंडे हैं।
ये लोग मुझे पीटने वाले थे कि तभी मैंने इनको पुलिस को फोन करने की धमकी दी। तब कहीं जाकर उन्होंने उस लड़की को और मुझे जाने दिया। यह कोई 10 बजे के करीब की बात है। इसके बाद मैं तो वहां से निकाल गया था, लेकिन ये लोग वहीं पर ही खड़े थे। अभिक की बात सुनकर इंस्पेक्टर राठी अभिक को देखते हुए बोले, तुमने इन्हें कहाँ देखा था? इंस्पेक्टर राठी की बात सुनकर अभिक उन्हें बताता है, इंस्पेक्टर मैंने द होटल सिल्वर मून के पास वाली रोड पर देखा था। तब ये किसी लड़की को परेशान कर रहे थे। अभिक की बात सुनकर इंस्पेक्टर राठी कुछ सेकंड रुककर फिर बोले, अच्छा, लेकिन तुम वहाँ इतनी रात को क्या कर रहे थे? इंस्पेक्टर राठी की बात सुनकर अभिक बोला, मैं तो यहाँ दिल्ली में थे, द होटल सिल्वर मून में ही रखा हूँ और मैं डिनर करने के बस घूमने के लिए निकल गया था। खाना खाने के बाद घूमने की मुझे आदत है, तो मैं पुरानी औषधि वाले बाजार में गया था। वहाँ मैंने रामकमल दादाजी की दुकान पर चाय पी थी, तो मैं वहीं से आ रहा था। अभिक की बात सुनकर इंस्पेक्टर राठी हाँ मैं अपनी गर्दन हिला देता है और फिर डॉक्टर पाठक की तरफ देखते हुए कहते हैं, डॉक्टर शून्य, आपको क्या लगता है वैसे इन लोगों की डेथ टाइम या फिर अटैक टाइम क्या होगा? इंस्पेक्टर राठी की बात सुनकर डॉक्टर पाठक जवाब देते हुए बोले, इसमें जो यह 4 लोग मारे हैं, इनका डेथ टाइम 12 बजे है और अटैक टाइम का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। क्या पता अटैक 12 बजे हुआ हो या 10 बजे हुआ हो या फिर 11 बजे हुआ हो, हम इस बारे में कुछ नहीं बता सकते, लेकिन इन पर जंगली जानवरों का हमला हुआ है ये तो पक्का है। जैसे ही अभिक फिर से जंगली जानवरों के हमले के बारे में सुनता है तो इंस्पेक्टर राठी को बताता है, हो सकता है इंस्पेक्टर डॉक्टर शून्य सही कह रहे हों, क्योंकि उधर साइड जंगल का इलाका भी है, तो हो सकता है ये लोग किसी जंगली जानवर को परेशान कर रहे हों और उनके पूरे झुंड ने इन पर हमला कर दिया हो, क्योंकि जब कल रात में इनसे मिला था तो इन्होंने शराब पी हुई थी, ये लोग बहुत ज्यादा नशे में थे। अभिक की बात सुनकर डॉक्टर पाठक भी इंस्पेक्टर राठी से बोले, यस इंस्पेक्टर अथी, ही इज राइट, इन लोगों की बॉडी में अल्कोहल भी मिला है। हो सकता है कि यह लोग किसी जानवर को ही परेशान कर रहे हों और उन्होंने ही इन पर हमला कर दिया हो। डॉक्टर पाठक की बात सुनकर इंस्पेक्टर राठी हमें गर्दन हिलाते हैं और डॉक्टर पाठक से कहते हैं, चलिए ये तो हमारी इन्वेस्टिगेशन हो गई, लेकिन अब हमें इन लोगों के बयान तो दर्ज करने होंगे, तभी हम किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। इंस्पेक्टर राठी की बात सुनकर डॉक्टर पाठक बोले, इन लोगों के बयान कैसे दर्ज कर पाएंगे आप? इनमें से 4 लोग तो मर चुके हैं, बस 3 ही बचे हैं। उनकी हालत इतनी सीरियस है कि पता नहीं वह जिंदा भी रह पाएंगे या नहीं, और अगर वह बच भी गए तब भी वह इस कंडीशन में नहीं है कि वह बयान दर्ज कर सके, उनसे बोला ही नहीं जाएगा और ना ही इनकी बॉडी कम करेगी। इन्हें रिकवर होने में करीब 6 महीने का समय लगेगा। इससे अच्छा यही है कि आप अपने आई विटनेस की बात मान लीजिए। अभिक ने तो सब देखा ही है, पहले ये किसी लड़की को परेशान कर रहे थे, फिर उन्होंने जंगली जानवरों को परेशान करा तो उन्होंने उनकी यह हालत कर दी। इतना मैटर लिखकर केसे क्लोज कर दीजिए। डॉक्टर पाठक की बात सुनकर इंस्पेक्टर राठी मुस्कुराकर बोले, अब तो यही करना पड़ेगा डॉक्टर शून्य, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अब 6 महीने तक इनके बयान लेने का इंतजार कौन करेगा? हमारे पास और भी बहुत पेंडिंग केस हैं, अब एक और केस हम हैंडल नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर राठी और डॉक्टर पाठक को आपस में बात करता देख अभिक इंस्पेक्टर राठी से बोला, इंस्पेक्टर अगर मेरा काम हो गया हो तो मैं अपनी फैमिली के पास जा सकता हूँ। अभिक की बात सुनकर इंस्पेक्टर राठी अभिक से बोले, हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। अगर इस केस के सिलसिले में हमें तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम्हें पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। इंस्पेक्टर राठी की बात सुनकर अभिक हाँ में गर्दन हिला देता है और इंस्पेक्टर राठी को अपना कॉन्टैक्ट नंबर देकर वहां से वेटिंग एरिया की तरफ चला जाता है। अभिक जब वेटिंग एरिया में जाकर इधर उधर अपनी गर्दन घुमा कर देखता है तो उसे एक सीट पर उसकी मौसी, मौसा जी और माँ नजर आती हैं। अभिक सभी को वहां देखकर उनके पास चल जाता है। उसे अपने मौसा जी के चेहरे से ही पता चल रहा था कि कुछ तो सीरियस है। कुछ ही सेकंड में अभिक उन तीनों के सामने खड़ा था। जैसे ही अनीता जी ने अभय को देखा तो उन्होंने तुरंत उठकर अभय को गले लगा लिया और कुछ देर तक ऐसे ही गले लगाए रहने के बाद अनीता जी अभय से अलग होते हुए बोली, तूने तो कहा था कि तू 10 मिनट में आ रहा है और आने में इतना टाइम लगा दिया। अनीता जी की बात सुनकर अभय मुस्कुराते हुए बोला, माँ कल ही तो मैं दिल्ली आया हूँ और आज मैं फिर आपसे मिल गया। बस कल ही मुझे यहाँ रुकना है और परसों मैं गाँव आ ही जाऊंगा, तब भी आप ऐसे कर रही हैं जैसे मैं आपसे कितने दिनों से नहीं मिला हूँ। अभी इधर उधर की बातें करके अनीता जी का ध्यान भटकना चाहता था। वो उन्हें अभी इंस्पेक्टर से हुई कोई भी बात बताकर परेशान नहीं करना चाहता था।
अनीता जी छोटी छोटी बातों को दिल पर ले जाती थी, इसलिए अभिक बातों को घुमा रहा था। अभिक की बात सुनकर अनीता जी अपने हाथ हल्के से अभिक के कंधे को मारते हुए बोली, देखो तो कितना बड़ा हो गया है, अब तो मुझे समझाने लगा है। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगती है और अभिक भी मुस्कुरा जाता है। अनीता जी से मिलने के बाद अभिक ललित जी और विनय जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और विनय जी से पूछता है, मौसा जी क्या हुआ है आपको, आप ठीक तो हैं ना? अभिक की बात सुनकर विनय जी अपने दर्द को छुपाते हुए बोले, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा पेट में दर्द है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ललिता और भाभी ही मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आई हैं। मैंने तो इन लोगों को कहा था कि हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये मनी ही नहीं। विनय जी की बात सुनकर अभिक उनको देखते हुए बोला, मौसा जी, मौसी ने और माँ ने बिल्कुल ठीक किया जो आपके यहाँ ले आई। छोटी सी समस्या से ही बड़ी हो जाती है अगर उसका समय पर इलाज न कराया जाए तो। अभिक की बात सुनकर विनय जी कुछ नहीं कहते और चुप होकर अपनी जगह बैठ जाते हैं। अब क्या होगा आगे? किसी समस्या की बात कर रहा है अभिक। क्या केस क्लोज हो पाएगा केशव भाई और उसके आदमियों का, या फिर इंस्पेक्टर राठी इन्वेस्टिगेशन करके सब सच पता लगा लेंगे? क्या बीमारी है अभिक को और क्या केशव होश में आ पाएगा? अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन, सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल पर ग्रोइंग हार्ट। हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। और अगर आप स्टोरी में कुछ अपने आइडिया चाहते हैं तो आप मुझे अपने आइडिया कमेंट कर सकते हैं या DM भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माई स्टोरी स्माइलिंग फेस। राइटर मोली गोस्वामी।